वैसे तो लाइक करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके लाइक से हमें और भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो फिल्म की शुरुआत एक सुंदर लड़की को दिखाते हुए होती है। उसकी उम्र कुछ 10-12 साल की थी। उसके सर पर सींग थी और उसके पास पंख भी थे और उसका नाम था मेलेफिसेंट। वो एक प्यारी सी परी थी। वो एक जादुई जंगल में रहती थी। उसने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी थी। ये सुंदर जंगल ही उसकी सारी दुनिया थी। उसने अब तक इंसानों को भी नहीं देखा था। वो अपने जंगल में बहुत खुश थी। जंगल में इंसानों को छोड़कर सभी जीव जंतु थे। वहाँ विचित्र जानवर भी थे। एक दिन मेलेफिसेंट जंगल में कहीं जा रही थी। तभी वो एक छोटे लड़के को देखती है जो उसी के उम्र का था। मेलेफिसेंट उससे पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो छोटा लड़का मेलेफिसेंट को बताता है कि मैं पास ही के एक राज्य में रहता हूँ। मैंने यहाँ एक हीरा देखा और मैंने उसे चुन लिया। मेलेफिसेंट उस हीरे को उससे वापस ले लेती है। वो कहती है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य तक वापस छोड़ देती हूँ। वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं चला जाऊँगा, लेकिन क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? और अगर मैं दोबारा इस जंगल में आऊँ तो क्या मैं यहाँ खेल सकता हूँ? तब मेलेफिसेंट कहती है कि ये एक जादुई जंगल है और तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। इसके बाद वे हाथ मिलाते हैं। तब मेलेफिसेंट को एक करंट लगता है। दरअसल उसे उस लड़के की लोहे की अंगूठी से करंट महसूस होता है। वो बताती है कि लोहा परियों को जला देता है, इसलिए इसे पहनकर यहाँ मत आना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपने राज्य में लौट आता है, लेकिन जिस राज्य से वो आया था वो उस जंगल पर कब्जा करना चाहता है। उस लड़के के माता पिता भी जीवित नहीं थे। वो मेलेफिसेंट का अच्छा दोस्त बन जाता है। उन दोनों को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो विरोधी साम्राज्य से थे। वो एक साथ खेलते हैं और इस तरह कई साल बीत जाते हैं। वो लड़का अक्सर वहाँ आता था और मेलेफिसेंट के साथ खेलता था। अब वो दोनों बड़े हो गए थे। वो दोनों 16 साल के थे और एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। मेलेफिसेंट सोचती है कि मनुष्य परियों के दुश्मन नहीं हैं, वो अच्छे हैं। वो ये भी नहीं जानती थी कि उनमें लालच भी होता है। एक दिन मेलेफिसेंट सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए और वो लड़का यहाँ नहीं आया। उसे उस लड़के के बारे में एक और बात याद आती है। उसने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने राज्य पर कब्जा कर लूँगा। वहाँ एक महल है और वो भी मुझे चाहिए। वो लड़का दरअसल दौलत का भूखा था, लेकिन मेलेफिसेंट इस बात से अनजान थी। एक दिन मेलेफिसेंट अपने जंगल में बैठी थी। वो देखती है कि दूसरे राज्य का राजा जंगल पर कब्जा करने के लिए बहुत सारी सेना और घोड़ों के साथ वहाँ आता है। ये उसी राज्य का राजा था जहाँ से वो लड़का था जिसे मेलेफिसेंट पसंद करती थी। मेलेफिसेंट उस जंगल की परी थी। वो अपने जंगल की रक्षा करना चाहती थी। वो उस राजा के सामने खड़ी हो गई। वो अब और अधिक शक्तिशाली हो गई थी। वो राजा से कहती है कि तुम मेरे जंगल में नहीं आ सकते। राजा उससे कहता है कि मुझे तुमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही वो अपनी सेना को आदेश देता है कि मुझे उस परी की लाश चाहिए। अब राजा की सेना जंगल की ओर बढ़ती है, लेकिन जंगल से घोड़ों पर बैठे अजीब जीव उन पर हमला कर देते हैं। अब राजा और उसकी सेना पूरी तरह घायल हो गए थे। सभी मनुष्य भय के मारे वहां से भाग जाते हैं। ये जादुई जंगल है और हम इनसे नहीं लड़ सकते। राजा अपने राज्य में वापस लौट आया। राजा बूढ़ा और बहुत कमज़ोर हो चुका था। उसने सभी लोगों को इकट्ठा किया। वो उनसे कहता है कि तुम सभी जानते हो कि इस जंगल में बहुत सारा खजाना है और मैं शुरू से ही तुमसे कह रहा हूँ कि हम उस जंगल पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन मेरी हालत के कारण मैं वहाँ जाकर नहीं लड़ सकता। मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि जो कोई भी मेलेफिसेंट को मार डालेगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। तभी उनमें से एक लड़का सामने आता है। वो कहता है कि मैं वहाँ जाऊँगा। ये सुनकर आप चौंक जाएंगे कि वो लड़का कौन था। ये स्टेफन था, यानी वो छोटा सा लड़का जो मेलेफिसेंट के साथ खेला करता था। अब हम देखते हैं कि स्टेफन मेलेफिसेंट से मिलने के लिए जंगल जाता है। कई सालों के बाद वो वहाँ आया था और मेलेफिसेंट उससे पूछती है कि तुम इतने सालों तक कहाँ थे? क्या तुम हमारी दोस्ती के बारे में भूल गए थे? वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं व्यस्त था।
लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। अब भी मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि हमारा राजा तुम्हें मार डालना चाहता है। अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ हूँ। इसके बाद वो बातचीत करते हैं। मेलेफिसेंट कहती है कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इंसान इससे भी बदतर हो सकते हैं। वो उस पर विश्वास करती है। दूसरी ओर स्टेफन एक लालची व्यक्ति था। वो उसे पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर दे देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद स्टेफन चाकू उठाता है और उसे मारने ही वाला था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि जब मेलेफिसेंट होश में आती है तो उसके पंख नहीं होते, उसके घाव थे। ये देखकर मेलेफिसेंट को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो चीखने लगती है, क्योंकि उसके खूबसूरत पंख अब उसके पास नहीं थे। अब वो पंखों वाली राजकुमारी नहीं थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्टेफन मेलेफिसेंट के पंख लेते हुए राजा के पास पहुंचता है। वो कहता है कि देखो, मैंने तुमसे जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है। राजा उससे प्रसन्न हो जाता है। उससे पंख छीनते हुए वो उसे वहाँ का राजा बना देता है। यहीं स्टेफन का सपना भी पूरा हुआ, उस लालची आदमी का सपना। दूसरी ओर हमें जंगल में मेलेफिसेंट दिखाई जाती है। वो दुखी थी क्योंकि वो अब उड़ नहीं सकती थी। वो जंगल से चलकर कहीं जा रही थी। वो देखती है कि एक शिकारी एक कौवे को मारने जा रहा है। वो ये सब सहन नहीं कर पाती। वो तुरंत उस कौवे को इंसान बना देती है। वो शिकारी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो कौवा जो अब इंसान बन चुका था, मेलेफिसेंट के पास आता है। वो उसे धन्यवाद देता है। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? वो मेलेफिसेंट से पूछता है। तब वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मेरे दिल में तुम्हारे प्रति सहानुभूति है। वो कौवा कहता है कि अब मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करूँगा। आप जो कुछ कहेंगी मैं उसका पालन करूँगा। वो कौवा इंसान बनकर बहुत खुश था। मेलेफिसेंट भी इस पर सहमत है। वो उसका नाम डायवल रखती है। डायवल उसके लिए जानकारी लेकर आता था। मेलेफिसेंट को पता चलता है कि स्टेफन ने राजा बनने के लिए उसके पंख की कुर्बानी दे दी। वो इंसानों से नफरत करने लगती है। उसका इंसानों पर से भरोसा उठ गया था। फिर हम देखते हैं कि स्टेफन ने राजा की बेटी से शादी कर ली थी। अब उनके घर बेटी का जन्म होता है। खूब जश्न मनाया गया। कोई नहीं जानता था कि वहाँ कौन कौन आ रहा था। इस माहौल का फ़ायदा उठाकर मेलेफिसेंट भी वहाँ चले जाती है। वो उस छोटी बच्ची से कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन जैसे ही तुम 16 साल की हो जाओगी तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभ जाएगी। इसके बाद तुम मर जाओगे। तब स्टेफन उससे विनती करता है और उसे ऐसा न करने के लिए कहता है। तुम मेरे बेटी से बदला क्यों ले रही हो? तब मेलेफिसेंट कहती है कि मैं भी एक लड़की थी और याद है तुमने मेरे साथ क्या किया है। मेलेफिसेंट के दिल में अभी भी कुछ हमदर्दी थी। वो स्टेफन से कहती है कि एक समाधान है, अगर तुम्हारी बेटी को उसके 16वें जन्मदिन पर सच्चा प्यार मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। इस बात से स्टेफन परेशान हो जाता है। वो 3 छोटी परियों को बुलाता है और उनसे अपनी बेटी को यहाँ से दूर ले जाने के लिए कहता है। जब तक वो 16 साल की ना हो जाए उसे यहाँ मत लाना, नहीं तो उसका श्राप सही साबित होगा। इसके बाद वो जंगल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि मेलेफिसेंट ने अपने शक्तियों से जंगल की सीमाओं को कवर कर लिया था। उस जंगल में कोई भी इंसान प्रवेश नहीं कर सकता था। फिर हम उस राजकुमारी को देखते हैं, स्टेफन की बेटी। उसका नाम अरोरा था। वो 3 परियां उसे बहुत दूर तक ले गई, लेकिन मेलेफिसेंट को अब भी इनकी जगह पता थी कि वो कहाँ रहते थे। वो उस बच्ची को डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोटी बच्ची यानी प्रिंसेस अरोरा मुस्कुराने लगती है। अब मेलेफिसेंट का दिल उसके लिए पिघल रहा था, क्योंकि मेलेफिसेंट एक अच्छी परी थी। वो कोई क्रूर महिला नहीं थी। राजकुमारी अरोरा की देखभाल करने वाली 3 परियां लापरवाह थी। मेलेफिसेंट अक्सर अरोरा की जान बचाया करती थी। समय के साथ राजकुमारी अरोरा बड़ी हो जाती है। राजकुमारी अरोरा अब 15 वर्ष की थी। इसका मतलब था कि उसका श्राप पूरा होने में सिर्फ 1 साल ही बचा था। राजकुमारी अरोरा ने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी थी।
जैसे कि मेलेफिसेंट ने भी नहीं देखी थी। तो वो सस्पेंस में थी कि इस सीमा के बाहर आखिर क्या है। एक दिन वो वहाँ जाती है और वहाँ देखने लगती है। इसी बीच उसे महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है। वो कहती है कि अगर कोई आसपास है तो सामने आ जाओ, मुझे कई प्रश्न पूछने हैं। अब मेलेफिसेंट वहाँ आती है। वो राजकुमारी अरोरा के सामने आती है। जब वो उसे देखती है तो राजकुमारी अरोरा चिल्लाती है और कहती है, तुम वही हो जिसने तब से मेरी देखभाल की है जब मैं छोटी बच्ची थी। तुम मेरे सामने पहले क्यों नहीं आई? आप मेरी गॉड मदर हैं, मैं आपको पहचानती हूँ। और तुम्हारे साथ वो कौवा रहता है, वो भी मुझे पसंद है। मेलेफिसेंट को इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी। वो अंदर ही अंदर से खुश हो जाती है। वो अरोरा से प्यार करने लगी थी। अब वो नहीं चाहती कि जो श्राप मैंने उसे दिया था वो अरोरा को लगे। उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई है। वे एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक साथ खेलते हैं और एक माँ बेटी की तरह एक दूसरे से बातें करते हैं। एक बार जब राजकुमारी अरोरा सो रही थी, मेलेफिसेंट अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उस श्राप को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि कई वर्षों का श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, खासकर तब जब उस श्राप के पूरा होने का समय आ गया हो। इस वजह से मेलेफिसेंट परेशान थी, क्योंकि उसका 16वां जन्मदिन बहुत ही नज़दीक था। फिर वो प्रार्थना करती है कि जल्द ही उसे उसका सच्चा प्यार मिल जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह राजकुमारी अरोरा और मेलेफिसेंट जंगल में बातें कर रहे थे। प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट से पूछती है कि तुम्हारे पंख कहाँ हैं? सभी परियों के तो पंख होते हैं। तो मेलेफिसेंट उससे कहती है कि मेरे पास भी पंख थे, लेकिन एक इंसान ने उन्हें मुझसे छीन लिया। मैं उससे खुश थी। मैं आकाश में ऊंचा उड़ती थी। मुझे अपने पंखों की बहुत याद आती है। इसके साथ ही मेलेफिसेंट रोने ही वाली थी। तब राजकुमारी अरोरा उसे चुप कराती है और उसे कहती है कि चिंता मत करो, कल मेरा 16वां जन्मदिन है और मैं परमिशन लेकर आपके पास रहने आऊँगी। आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मेलेफिसेंट जानती थी कि ये संभव नहीं था जब तक उसे उसका सच्चा प्यार नहीं मिल जाता, और ये एक दिन में तो नहीं हो सकता था। राजकुमारी अरोरा वहाँ से अपने घर जा रही थी। उसे रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है। वो खूबसूरत था। वो उसके उम्र का ही था। जैसे जैसे वे एक दूसरे को देखते हैं, उन्हें एक दूसरे का साथ पसंद आने लगता है। इसके बाद राजकुमारी अरोरा वहाँ से अपने घर चले जाती है। वो तीनों परियों से कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो उनसे कह रही थी कि मैं इस घर से दूर मेलेफिसेंट के पास जाना चाहती हूँ। परिया सोचती है कि शायद वो ये बात जानती थी कि उसके माता पिता अभी जिंदा हैं और वो अपने राज्य जाना चाहती है। उसके जन्मदिन के बाद वे तीनों परियां उसे सच बताती हैं कि उसके साथ बचपन में क्या क्या हुआ था, और एक दुष्ट परी है जो उसे मारना चाहती है। उन्होंने उसे बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि मेलेफिसेंट थी। ये सुनकर राजकुमारी अरोरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। दुखी होकर वो मेलेफिसेंट के पास चली जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या मैंने जो सुना वो सच है। मेलेफिसेंट उससे प्यार से कहती है कि हाँ, ये सच है कि मैंने तुम्हें श्राप दिया, लेकिन अब मेरा हृदय बदल गया है। मैंने तुम्हारे पिता के कारण ही ऐसा किया था। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। लेकिन राजकुमारी अरोरा परेशान थी और वो वहाँ से चली जाती है। वो उस राज्य की ओर दौड़ती है। वहाँ जाकर वो अपने पिता यानी राजा स्टेफन से गले मिलती है। वो कहती है कि पापा, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। मुझे लगता था कि मैं अकेली हूँ। उसके पिता उन तीन परियों पर गुस्सा हो जाते हैं। मैंने अरोरा को उसके 16वें जन्मदिन के एक दिन बाद लाने के लिए कहा था। फिर सब कुछ जानते हुए भी तुम उसे यहाँ क्यों लाए जब श्राप पूरा होने वाला होता है? वो अपनी सेना को उसे वापस भेजने का आदेश देता है। उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसके आसपास कुछ भी नहीं होता और कोई भी उस कमरे में नहीं जा सकता था। परंतु वो राजा श्राप को नहीं रोक सकता था। जैसे ही राजकुमारी अरोरा का 16वां जन्मदिन आता है, श्राप के प्रभाव से राजकुमारी अरोरा खुद चलकर उस जगह पर चली जाती है जहाँ एक पिन होता है। उस पर सुइयां लगी हुई थी। श्राप के कारण वो उस सुई को छू लेती है।
फिर वो बेहोश हो जाती है और वो गहरी नींद में चले जाती है। राजा परेशान थे क्योंकि अब उनकी बेटी गहरी नींद में थी, वो कभी नहीं उठेगी। मेलेफिसेंट भी दुखी थी। वो उस लड़के को बुलाती है जो रास्ते में राजकुमारी अरोरा से मिला था। वो सोचती है कि शायद वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए अगर वो राजकुमारी अरोरा से मिले तो वो जाग जाएगी। फिर मेलेफिसेंट उस लड़के को लेकर उस जगह जाती है जहाँ पर अरोरा सो रही थी। इतने में वो 3 परी जो राजकुमारी अरोरा की देखभाल करती हैं, वो राजा से कहती हैं कि आप राजकुमारी अरोरा के पिता हैं, उसके माथे को चूमो, शायद वो जाग जाए, हो सकता है कि आप ही उसका सच्चा प्यार हो। तब राजा स्टेफन कहता है, नहीं, मैं कभी किसी का सच्चा प्यार नहीं बन सकता। मैंने मेलेफिसेंट को धोखा दिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब जब मेलेफिसेंट उस लड़के को वहाँ ले जाती है और वो राजकुमारी अरोरा के पास जाता है, राजकुमारी अरोरा नहीं जागती। तब मेलेफिसेंट को पता चलता है कि वो उसका सच्चा प्यार नहीं है। ये देखकर मेलेफिसेंट रोने लगती है। फिर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत याद करूँगी, मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट याद आएगी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। ये कहते हुए मेलेफिसेंट रोते हुए उसके माथे को चूम लेती है। फिर वो वहाँ से निकलने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, रुको गॉड मदर। वो राजकुमारी अरोरा की आवाज़ थी। हाँ, राजकुमारी अरोरा का सच्चा प्यार मेलेफिसेंट थी, क्योंकि वो उससे दिल से प्यार करती थी। राजकुमारी अरोरा मेलेफिसेंट से कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। फिर मेलेफिसेंट उसे अपने साथ लेकर वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी स्टेफन की सेना उस पर जाल फेंकती है। वो एक लोहे का जाल था जो परियों को जला सकता था। यहाँ मेलेफिसेंट असहाय थी। फिर वो अपने कौवे को ड्रैगन बना देती है। वो कौवा, जो अब ड्रैगन बन चुका है, अपने मुंह से आग उगलने लगता है। इससे वहाँ मौजूद सभी लोग जल जाते हैं। मेलेफिसेंट अब आज़ाद थी, लेकिन तभी राजा स्टेफन वहाँ पहुँच जाते हैं अपनी बाकी सेना के सदस्यों के साथ। उन्होंने लोहे की ढाल पहन रखी थी, मेलेफिसेंट को हमेशा के लिए मारने के लिए। दूसरी ओर राजकुमारी अरोरा मेलेफिसेंट के पंख देखती है। वो पंख हिल रहे थे, जैसे उन्हें पता था कि उनकी मालिक वहाँ पर है। राजकुमारी अरोरा उन पंखों को खोल देती है। वे खुद से मेलेफिसेंट के साथ जुड़ जाते हैं। वो स्टेफन को अपने साथ उड़ाती है। स्टेफन उस पर हमला करने वाला था, इससे वो दोनों महल से गिरने ही वाले थे। स्टेफन ने मेलेफिसेंट के पंख थाम रखे हैं उसे उड़ने से रोकने के लिए, लेकिन जैसे ही वे ज़मीन पर गिरने वाले थे, मेलेफिसेंट ने अपने पंख खोल दिए और वो उड़ जाती है। इसके कारण स्टेफन ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसका मतलब है कि वो लालची आदमी अब इस दुनिया में नहीं है। सब कुछ ठीक हो गया था। अगले सुबह हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट सभी सीमाओं को हटा देती है जिन्हें उसने जंगल के आसपास रख दिया था। वहाँ फिर से फूल खिलते हैं, हरियाली लौट आई है। इसके बाद वो राजकुमारी अरोरा से कहती है कि अब आप इस जंगल की रानी हैं। राज्य और जंगल एक साथ थे और सभी खुशी से रहने लगते हैं। यहाँ मेलेफिसेंट भाग 1 समाप्त होता है।